आ रहा है। Namaskar. I take this privilege to extend the welcome address on behalf of District Administration. Respected Honorable Minister Kento Attaji, Honorable Minister, Law Legislative Justice, Secretary Sports and Youth Affairs, and also our local MLA. Respected DC Westian Lee Bagraji, respected Honorable Minister Kento Jiniji, I think I made a mistake, my mistake. Respected former ministers Kento Attaji, Dayadu sir, ZPC, ZPM, public leaders, and my HOD colleagues. I take this privilege to welcome you to the first district GST coordination meeting organized by District Administration under the leadership of Lee Bagra, our Deputy Commissioner. Sir, this is a very innovative program, and we are looking forward to have a very good outcome of this meeting. Honorable Minister Sir, Kento Jiniji, you have always been very inspiring to the development of the district, and especially to the development of Alo town in particular. And sir, we are greatly honored by your august presence in this gathering, and we are looking forward to your suggestions and fruitful directives so that we can contribute to the nation building through GST and other government revenue sources. I also extend my welcome to the Chartered Accountant, Sir, who will be delivering, Sir Mukesh Bukradia Sir, who will be delivering the details of GST. And I also take this privilege to welcome our resource person, Gopin Padu DFO, IT Komod Madam AMDO, and Junkar Bagra Sir, Executive Engineer Power, who will be enlightening the gathering on other government revenue resources. So I take this opportunity to welcome you all to this first GST coordination meeting. Thank you. क्योंकि हमारा इस टाइप का अपना कोई रेवेन्यू नहीं है, हमारा जो सरकार को चलाते हैं, जो सरकार को जो चलाने वाला जो लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में से पैसा मांगते हैं, तो सड़क पे जो बैठ के जो पैसा मांगता उनको भिखारी कहते हैं। तो लेकिन हम भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगते हैं, तो हम भी भिखारी जैसा ही है। तो इसीलिए हमको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो डिपेंडेंसी है वो कम करना है, तब जाके स्टेट सारा इंडिया में हमारा अरुणाचल का जो इज्जत है वो बढ़ेंगे। तो अभी हमारा यहाँ में रिसोर्स जो टैक्स कलेक्शन का रिसोर्स बहुत है, लेकिन उसको कभी भी हम लोग अच्छे से पूल नहीं करते, एक्सट्रैक्ट नहीं करते। तो अभी हमारा अरुणाचल में और भी नॉर्थ ईस्ट का जो कोई स्टेट में जो भी पैसा आते हैं यूपी बिहार से, जो तेलावाला का टैक्स है और रिक्शा वाला का जो टैक्स कलेक्शन किया होला, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में टैक्स के तौर पे जमा करते हैं, वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को देते हैं। लेकिन इस बात को हम लोग कब समझेंगे? तो इस बात को हम लोग
समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो हमारा जो टैक्स की जो प्रक्रिया है उसको अगर हम लोग मजबूत करेंगे तो हमारा अपना बहुत ही अच्छा सरकार चलाने योग्य पैसा आएंगे। हम सब सरकार से आज हमारा जो माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित है, हम लोग सरकार को स्कूल बिल्डिंग के लिए पैसा मांगते हैं, सड़क के लिए पैसा मांगते हैं, हॉस्पिटल के लिए पैसा मांगते हैं और भी कई योजना के लिए हम पैसा मांगते हैं। लेकिन हम सब ये ध्यान में रखना है, सरकार का कोई पैसा का घास नहीं है जहाँ से तोड़ के हमको देगा। तो इसीलिए बाकी डिस्ट्रिक्ट में, सारा वर्ल्ड में जो सरकार टैक्स से ही सरकार चलाते हैं, टैक्स से ही हमारा जो डेवलपमेंट करते हैं। तो इसीलिए ये जो पैसा है रोटेशन होता है, हम टैक्स के रूप में सरकार को देंगे, सरकार उसको डेवलपमेंट के रूप में वापस करेगी। तो इस तरीके से पैसा जो सर्कुलेशन करते हैं। तो इसलिए अभी मैं हमारे यहाँ क्षेत्र में कुछ जहाँ पे हमारा टैक्सेस का कलेक्शन में कमियां है उसे मैं पॉइंट आउट करूँगा। उसको हम किस तरीके से जो बिना लीकेज होने के लिए ये टैक्स को हम पूर्ण कर सकते हैं, उसको मैं अभी एट ए ग्लेंस बता दूंगा। और बाद में हमारा जो चार्टर अकाउंटेंट जो आया है वो इसका जो पहलू है वो डिटेल में वो बताएंगे। शॉर्ट में जो TDS जो 2% हर डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ काम होते हैं जो डिडक्शन करते हैं, उसको मैं सभी डिपार्टमेंट से, वर्किंग डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जब आप 2% TDS डिडक्ट करते हैं उसका एक कॉपी जरूर हमारा DC ऑफिस में दिया जाए, ताकि उनका जो फॉलोअप जो टैक्स और जो हमको डिडक्ट करना है उनको मैं अच्छी तरह मॉनिटर कर पाए। तो उसके बाद हमको जो 16% जो टैक्स मिल रहा है उसमें से आप डिपार्टमेंट जो है इन एडवांस जो पेमेंट कर टाइम में 2% TDS करते हैं, उसका कॉपी आप जरूर DC ऑफिस में दीजिए। रेस्ट जो है हम लोग फॉलोअप कर लेंगे। या थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मेरे DC सर से कल थोड़ी मीटिंग हुई, बहुत लॉ रिलेटेड टॉपिक्स में डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ, मैं वही टॉपिक्स डिस्कस करना चाहता हूँ जो यहाँ पे एप्लीकेबल है। एवरी एरिया हैज़ इज ओन एप्लीकेबिलिटी। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम है, विल नॉट डिस्कस मच ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। मैं यहाँ पे काफ़ी साल से अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। किस तरह का प्रॉब्लम्स आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे अवॉइड करना है। बेसिकली द थिंग इज़ दैट कि अभी गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। आप भी देख रहे होगा, मे बी लास्ट 5 to 6 years बहुत लोगों की बस इनकम टैक्स की नोटिस आई है। पहले इनकम टैक्स की नोटिस जनरली अरुणाचल सेक्टर में नहीं आती थी। इसीलिए जो कारण से नोटिस आ रही है उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और अगर नोटिस आ गई तो उसको कैसे अटेंड करना है वो देखते हैं, बोथ इन GST सेक्टर एंड इनकम टैक्स सेक्टर। मैं एकदम ब्रीफ पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, लॉ नहीं बताना चाह रहा हूँ कि सेक्शंस एंड लॉ बताना यहाँ पे वर्थ नहीं होगा। हम सिर्फ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एंड इफ़ रिक्वायर्ड वी कैन कीप इट इंटरेक्टिव, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर होगा GST और इनकम टैक्स रिलेटेड। तो कोई भी कुछ क्वेश्चंस भी पूछना चाहे तो बहुत आराम से पूछ सकते हैं। मैं जस्ट ब्रीफ कुछ 10 से 15 पॉइंट्स आपको पहले ब्रीफ करता हूँ, उसके बाद विल कंटिन्यू ऑन दैट। जैसे सर ने बताया थ्रेशहोल्ड लिमिट 20 lakhs, कोई भी बिजनेसमैन का थ्रेशहोल्ड लिमिट इज 20 lakhs, 20 लाख के अंदर है तो GST रजिस्ट्रेशन
कोई भी ट्रेडर को, और 20 लाख से ऊपर होते ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। ये गवर्नमेंट कैसे वेरीफाई करेगा कि 20 लाख हुआ है या नहीं हुआ है? बैंक स्टेटमेंट। जो डिपॉजिट्स आपके बैंक में है वो गवर्नमेंट उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन मांगेगा, अदर देन लोन। अगर आप किसी इंडिविजुअल से पैसे ले रहे हैं दैट इज़ नॉट अ टर्नओवर, लेकिन अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं और वो लोन नहीं है किसी से, तो वो टर्नओवर ही माना जाएगा। और अगर वो 20 लाख से ऊपर हो जाता है एक साल में, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन दो तरीके से ले सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पोजिशन, इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर। कॉम्पोजिशन एक सिंपल रिटर्न है। गवर्नमेंट छोटे ट्रेडर्स को जिसका टर्नओवर 75 लाख से कम है, वो कॉम्पोजिशन में रजिस्टर्ड होना है, उसको कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है, इनवॉइस नहीं रखना है, कुछ नहीं करना है, हेडेक फ्री है। जितना टर्नओवर होता है उसका 1% टैक्स आप दे दीजिए जीएसटी, दैट इज़ एनफ। अगर आप कॉम्पोजिशन नहीं लेना चाहते हैं, रेगुलर लेना चाहते हैं, तब आपको इनवॉइस मेंटेन करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना पड़ेगा। इनवॉइस और जितना भी इनवॉइस बुक्स ऑफ अकाउंट्स है दैट हैज़ टू बी मेंटेन फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स। गवर्नमेंट नोटिस देके लास्ट 7 ईयर्स का रिकॉर्ड्स आपसे मांग सकता है। तो अगर वो मांगेगा तो आपको बैंक स्टेटमेंट, इनवॉइस वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। और 75 लाख से ऊपर हो जाता है टर्नओवर, तो कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, आपको रेगुलर में रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी सर ने भी बताया, यू कैन फाइल इट मंथली और क्वार्टरली। मंथली फाइल कर सकते हैं, 2 रिटर्न लगता है, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी। क्वार्टरली भी 2 रिटर्न लगता है, क्वार्टरली 3-3 महीना में करना है। दैट इज एप्लीकेबल फॉर टर्नओवर अप टू 5 करोड़। 5 करोड़ से ऊपर करता है तो मंथली इज अ मैंडेटरी। 5 करोड़ से नीचे है तो क्वार्टरली भी कर सकते हैं आप। 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर किसी भी ट्रेडर का है, बिजनेसमैन का है, कॉन्ट्रैक्टर का है, तो ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी है। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बोलते हैं, वो आप मैनुअली इनवॉइस नहीं कर सकते हैं। टैली में जाके या कोई सॉफ्टवेयर आप ले लिया, सॉफ्टवेयर से आप नहीं निकाल सकते हैं। मैंडेटरी ई इनवॉइस करना है, उसमें एक QR कोड रहता है। एक और मिस्टेक जनरली कर रहे हैं जिसका मैं नोटिसेस आई हैव बीन चेकिंग कि बहुत सारे नोटिसेस अभी आ रहे हैं, आप लोगों के पास किसी न किसी 100% आया होगा, रिवर्स चार्ज। अगर आप सामान मंगवाते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट से और उसमें ट्रांसपोर्ट का फीस लगता है, ट्रांसपोर्ट चार्ज बोलते हैं उसको, कि सिलापथार से आपने माल मंगवाया, ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा सपोज 10,000, उसमें 5% मैंडेटरीली आपको जीएसटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, 5%। उसका नोटिसेस अभी बहुत आ रहा है। टू अवॉइड दैट यू डिपॉजिट 5% और उसका इनपुट आप ले सकते हैं। ये लॉस नहीं है, आपको एडवांस में 5% डिपॉजिट करना है और उसी मंथ उसका इनपुट आप ले लीजिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको जितना टैक्स है वो देना पड़ेगा, प्लस 100% पेनल्टी प्लस 18% इंटरेस्ट। तो टू अवॉइड दिस इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, रिवर्स चार्ज में हमेशा 5% में पे कर दीजिए। कितना रुपया पे करना है वो पोर्टल में आ जाता है। ट्रांसपोर्टर वो अपना रिटर्न लगाता है, अमाउंट आ जाता है, अमाउंट के ऊपर 5% आप पे कर दीजिए। TDS डिडक्शन, जैसे सर ने बोला था, TDS डिडक्शन 2%। जो भी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे है, एवरी सप्लाई, एवरी वर्क कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर, टू द सप्लायर, आपको 2% जीएसटी काटना है। काट के पूरा महीना में जितना जीएसटी काटा है उसको नेक्स्ट मंथ का विदिन 10 डेज के अंदर डिपॉजिट करना है और एक मंथली रिटर्न लगाना है। अगर कोई डिपार्टमेंट अपना रिटर्न नहीं लगाता है 10 दिन के अंदर आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ, तो 200 रुपीज़ पर डे का पेनल्टी दैट विल बी चार्ज टू द डिपार्टमेंट। द DDO will be wholly and solely responsible for paying the penalty amount and for non-deduction of the amount. Penalties, mismatch of चालान, not availability of input के वजह से गवर्नमेंट नोटिसेस दे रहे हैं अंडर सेक्शन 73 एंड 74।
73 में अगर कोई नोटिस आता है, आप कभी भी कोई इनकम जीएसटी का नोटिस आता है उसको प्लीज़ चेक कीजिए। 2 सेक्शन में नोटिस आता है, सेक्शन 73, सेक्शन 74। सेक्शन 74 में अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई, आप चेक करवाइए थ्रू चार्टर्ड अकाउंटेंट या खुद चेक कीजिए, और अगर इमीडिएट आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका पेनल्टी वेव ऑफ हो जाता है। और सेक्शन 74 में पेनल्टी इज नॉट वेव ऑफ, मिनिमम पेनल्टी इज 15%। तो दैट हैज़ टू बी चेक। जब भी कोई नोटिस आता है इमीडिएट चेक करवाइए, जितना आप डिले करोगे आपका अमाउंट ऑफ पेनल्टी बढ़ते रहेगा। गोडाउन, जैसे सर ने वेरी करेक्टली अभी बोला था, गोडाउन, एवरी गोडाउन शुड बी रजिस्टर्ड। आप जो भी काम कर रहे हैं जनरली आप बिजनेस प्लेस को, शॉप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं, और जो गोडाउन में जहाँ पे आपका सामान रखा हुआ है उसको कभी भी रजिस्टर्ड नहीं करना है। तो जो भी आपका गोडाउन है उसको रजिस्टर्ड कीजिए। अगर कोई गोडाउन अनरजिस्टर्ड है और उसमें आपका सामान पड़ा है, चाहे वो जेन्युइन सामान ही हो, पक्के का सामान भी हो, अगर वो गोडाउन, वो जगह अनरजिस्टर्ड है तो वो सामान भी फेक ही माना जाएगा। दैट विल बिकम टैक्सेबल। एक मेजर लूपहोल मैंने यहाँ देखा है, सब कॉन्ट्रैक्टर्स। जनरली क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो सब ले लेते हैं डायरेक्ट डिपार्टमेंट से, उसको सब कॉन्ट्रैक्ट में दे देते हैं, और वो सब कॉन्ट्रैक्ट बहुत बार अनरजिस्टर्ड रहता है। तो जो भी सब कॉन्ट्रैक्ट में काम ले रहे हैं थ्रू मेन कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर डिपार्टमेंट से काम ले लिया है दूसरे को हैंड ओवर कर दिया, तो सब कॉन्ट्रैक्टर्स मस्ट बी रजिस्टर्ड। हर सब कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, और सब कॉन्ट्रैक्टर मेन कॉन्ट्रैक्टर को जीएसटी बिलिंग करेगा, और जो सब कॉन्ट्रैक्टर है जो भी परचेजिंग करेगा अपने नाम से करेगा, ना कि मेन कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम पे। अगर वो मेन कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम से परचेजिंग करेगा, उसी का अकाउंट यूज़ करेगा, तो अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा जब काम खत्म होगा तो जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगा उसका पार्ट ऑफ इनकम। आप उस इनकम को क्या शो करोगे टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, टू द जीएसटी डिपार्टमेंट। तो इसीलिए ये गलती मत कीजिएगा कि आप मेन कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम से काम कर रहे हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर्स को रजिस्ट्रेशन लेने दीजिए, उसको सारा काम करने दीजिए। एज्यूम यही कीजिए कि सब जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो आपका डिपार्टमेंट है। एज्यूम वही कीजिए कि मेन कॉन्ट्रैक्टर आपका डिपार्टमेंट है, मेन कॉन्ट्रैक्टर ने आपको काम दिया है, आप मेन कॉन्ट्रैक्टर को डिपार्टमेंट मान के चलिए, उस डिपार्टमेंट ने आपको काम दिया है, आप काम कीजिए, परचेजिंग अपने नाम से कीजिए, सब कुछ अपने नाम से कीजिए, और फिर आप जब काम खत्म हो जाता है एज अ RA बिल आप मेन कॉन्ट्रैक्टर को दे दीजिए, और वो मेन कॉन्ट्रैक्टर आपको पेमेंट करेगा 2% TDS काट के, और वो जब आप उसको बिलिंग करेंगे तो आप जीएसटी इनपुट मेन कॉन्ट्रैक्टर को दे दीजिए। एवरी सब कॉन्ट्रैक्टर शुड बी अ रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर। ये बहुत बड़ी गलती होती है, सब कॉन्ट्रैक्टर्स रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और बैंक अकाउंट में अपना पेमेंट्स ले लेते हैं, और उस पेमेंट्स को हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी शो नहीं कर पाते, जीएसटी में भी नहीं शो कर पाते, और उसके वजह से 100% पेनल्टी या नोटिस आने का चांसेस बढ़ जाता है। एक और मेजर लूपहोल है जिसके वजह से मैंने भी बहुत सारे क्लाइंट्स के नोटिस हैंडल किए हैं। डिपार्टमेंट जब TDS काटता है 2%, वो 2.5 लाख के ऊपर ही काटता है। 2.5 लाख के नीचे का पेमेंट पे वो 2% TDS जो GST डिडक्शन होता है वो नहीं करता है, बिकॉज मैंडेटरीली डिपार्टमेंट का ये ड्यूटी है कि वही बिल में GST काटेगा जिसका वर्क ऑर्डर 2.5 लाख से ज़्यादा होगा। बट डिपार्टमेंट का रोल वहाँ ख़त्म हो जाता है। डिपार्टमेंट इज़ करेक्ट, 2.5 लाख से नीचे है, उसने TDS GST नहीं काटा, रिटर्न नहीं फाइल किया, पोर्टल में नहीं आया, बट द कॉन्ट्रैक्टर्स ड्यूटी, जिसको वो पेमेंट मिला है उसका ड्यूटी बन जाता है कि वो 2.5 लाख के ऊपर भी GST 18% पेमेंट करे। जनरली ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, सप्लायर्स है, ये उस चीज़ को छुपा लेते हैं कि वो 2.5 लाख करके बिलिंग आता है, पूरे साल में पता चलता है कि 50 लाख आ गया, GST गवर्नमेंट को ये पैसा भी नहीं दिया। आपको अगर 2.5 लाख से नीचे का पेमेंट आया हुआ है तो पूरा 18% पेमेंट करना है, 2.5 लाख से ऊपर का है तो 16% करना है, क्योंकि 2% डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी काट दिया। अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास 18% जाना ही है। ये दिस मेक दिस पॉइंट एकदम क्लियर है।
एक दो क्वेश्चन और आया है मेरे पास कि एक बिजनेसमैन है जो कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है और दुकान भी चला रहा है, वो मल्टीपल जीएसटी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरी पर्सन कैन टेक मल्टीपल जीएसटी, चाहे वो 1, 2, 3 सेक्टर वाइज जीएसटी ले सकता है। अलग अलग जीएसटी मेंटेन करना है, अलग अलग रिटर्न लगाना है। इसके अलावा मंथली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न मैंने बता दिया। अगर किसी का टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, 2 शेयर से ज़्यादा है, तो उसको ईयरली एनुअल रिटर्न भी लगाना है। एनुअल रिटर्न स्किप हो जाता है, छूट जाता है, आदमी ध्यान नहीं देता है, मंथली रिटर्न लगाते हैं। एनुअल नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न अगर डेट पार हो गया, पर डे का 200 रुपये का पेनल्टी है और ये इसमें एक्सक्यूज़ नहीं मिलता है। अगर 1 साल डिले हो गया है, 365 डेज इंटू 200 ये पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा। अभी तक एक और मेजर सर्कुलर है जो आसाम में अभी डिक्लेयर किया है। ऐसा मेरे हिसाब से ये अच्छा सर्कुलर है। कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में क्या होता है कि द टोटल जीएसटी पेबल इज 18%, 18% गवर्नमेंट को देना है, 2% डिपार्टमेंट ने काट के दे दिया, 16% आपको देना है। आसाम गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर दिया है कि एवरी आरए बिल, हर आरए बिल में एटलीस्ट हर कॉन्ट्रैक्टर को 6% ऑफ टीडीएस टैक्स पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे इनपुट है चाहे इनपुट नहीं है। ये सर्कुलर अभी तक अरुणाचल में नहीं आया है, लेकिन आई थिंक अगर एवरी आरए बिल में 6% का पेमेंट आप करते हैं तो फ्यूचर जो लास्ट आरए बिल है उसमें टैक्स बहुत कम पे करना पड़ेगा। जनरली एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट हम लोग करते हैं, एज्यूम करते हैं कि 1 करोड़ का वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। 1 करोड़ का वर्क कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल कंपोनेंट जनरली 40% से ऊपर नहीं रहता। 40% से जनरली ऊपर नहीं रहने से इनपुट सिर्फ 40% पे ही मिलता है, बाकी पे इनपुट नहीं मिलता है। बाकी काम में कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में सामान क्या होता है, लेबर होता है, डीजल होता है, गिट्टी होता है, बालू होता है, ये सब में कभी भी इनपुट नहीं मिलता है। तो इट्स माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट कि आप लोग एक सस्टेनेबल अमाउंट हर आरए बिल में एज अ टैक्स पेमेंट कीजिए एंड वी शुड नॉट बी लेस देन 6%। अल्टीमेटली एवरी आरए बिल में आउट ऑफ 18% आप एटलीस्ट 6% खुद पे कीजिए, 2% डिपार्टमेंट पे करेगा, 8% भी गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो चांसेस ऑफ गेटिंग अ नोटिस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। गवर्नमेंट उस चीज़ को फिर इतना वेरीफाई नहीं करता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी गवर्नमेंट इज नॉट गाइडेड बाय ह्यूमन फोर्स, गवर्नमेंट इज गाइडेड बाय एआई। जितने भी आपके पास नोटिस आ रहे हैं, जितने की समन आ रहे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, चाहे वो जीएसटी का हो, सारा ऑनलाइन एआई जनरेटेड नोटिसेस है, कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। तो कुछ एक फिनोमेनन दिया हुआ है कि इतना से इतना टैक्स अगर किसी का नहीं आ रहा है, एआई उस नोटिस को जनरेट कर देगा। आपने फ्रीक्वेंसी 3 महीने का नोटिस रिटर्न कलेक्टिवली नहीं लगाया है, एआई उस नोटिस को, आपने देखा होगा कि 1 महीने का नोटिस अगर आप रिटर्न पेंडिंग, ऑटोमेटिकली नोटिस आ जाता है कि नोटिस अंडर सेक्शन 3B। तो ऑल दिस आर एआई जनरेटेड, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। आप सोचोगे कि आप बच जाओगे, नहीं बचोगे। इफ देयर इज अ डिफॉल्ट, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीका से जिस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो पकड़ ही लेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन ये है बेसिक, हर दुकानदार को एक और चीज़ फॉलो करना है। एवरी शाइन बोर्ड्स में नाम और जीएसटी नंबर मैंडेटरीली डिस्प्ले होना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरीली दुकान में कहीं ना कहीं एफिक्स होना है, दैट इज विजिबल टू द जीएसटी ऑफिसर। दिस आर द मेन थिंग्स। लॉ में मैं नहीं जा रहा हूँ, दिस आर द मेन थिंग्स। एक और प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, सम पीपल आर मिसगाइडेड बेसिकली। बहुत लोगों के पास डबल पेन है यहाँ पे, किसी के पास मैंने तो ये भी मिला है कि 4 पेन है, एक पेन गुम हो जाता है, नया पेन बना लेते हैं। दैट इज टोटली इलीगल। पर अगर आपके पास डबल पेन है तो यू विल बी पेनलाइज्ड विद 10,000
मत बनाइए। कुछ बैंकर्स है जो यहाँ पे थोड़ा सा मिसगाइड कर रहे हैं। आप बैंक में जाते हैं तो आपने अपना पेन दिखाया, वहाँ पे आपका फर्म है XYZ, बैंकर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि XYZ फर्म के नाम से पेन बनाइए, नहीं बनता ऐसा। पेन अगर आपका 5 फर्म है, पेन एक ही होना चाहिए। फर्म के नाम से पैन कार्ड कभी नहीं बनता है। फर्म के नाम से पैन कार्ड खाली 2 ही सिचुएशन में बनता है, अगर आपका कंपनी है, इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड अ पार्टनरशिप फर्म। प्रोप्राइटरशिप फर्म में कभी भी डबल पेन मत बनाइए। आप डबल पेन बनाएंगे तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको बहुत हार्शली लेता है। वो एक एजम्पशन के साथ ही चलता है कि आपने जो 2 पेन बनाया है वो इंटेंशनल बनाया है। एक पेन को आप करेक्टली यूज़ करते हैं, एक पेन को आप हवाला ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। दैट इज़ एन एजम्पशन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और वो आपका सेकंड पेन जो आपने गलती से बनाया है, अननोइंगली बनाया है, उसको सरेंडर करना नहीं चाहते। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स अभी भी हैं जिसके 15 से 20 क्लाइंट ऐसे हैं जिसके डबल पेन है, और आई हैव बीन ट्राइंग हार्ड कि उनका जो गलती से बना पेन को कैंसिल करें। गवर्नमेंट 10 महीने लगाते हैं, साल भर लगाते हैं सेकेंड पेन को कैंसिल करने के लिए। 3 टायर वेरिफिकेशन होता है। आपको जो जुरिस्डिक्शन ऑफिसर है, आलो का जुरिस्डिक्शन ऑफिसर डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ में आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, गुवाहाटी से परमिशन लेना पड़ेगा, शिलोंग से परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाके आपको सेकंड पेन आपको डिलीट करते हैं या सरेंडर करते हैं। 2 पेन होने से प्रॉब्लम क्या है? बहुत प्रॉब्लम है। अगर आपका 2 पेन है, पेन और आधार लिंक नहीं है, 2 पेन होने से पेन आधार लिंकिंग में प्रॉब्लम है, तो जो 2% आपका GST कट रहा है डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट मजबूरन आपको 20% उसमें GST का। As all of you know that the Department of Geology and Mining plays a vital role in mobilizing natural resources such as sand, boulder, gravel and other minor minerals over the state and in the district. From these minerals, substantial revenue are generated for the government exchequer through royalty and small contribution to the district mineral foundation. So, regarding this one before our PPT, मैं एक छोटा सजेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, जो हम लोग का डिपार्टमेंट है फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त 2025, जो हम लोग का जियोलॉजी डिपार्टमेंट हैज अर्न एट द ट्यून ऑफ ₹1.39 लाख। तो हम लोग इतना तक आज तक हम लोग इतना अचीव किया है रेवेन्यू। तो उसके बाद और बहुत ज़्यादा हम लोग उस रेवेन्यू को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सभी जितना हम लोग का वर्किंग डिपार्टमेंट है, जो हम लोग का कॉन्ट्रैक्टर्स है, हम लोग का जो क्वारी ओनर है और जो इंडिविजुअल्स है, सभी का सहयोग भी इसमें बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग का वो रेवेन्यू को कैसे जनरेट करना है और हम लोग रेवेन्यू लीकेज को कैसे प्रिवेंट करना है, उसके लिए हम थोड़ा सा पॉइंट्स PPT में बनाया है। तो अकॉर्डिंगली आप ब्रीफ करेंगे इसका बारे में। तो नंबर 1 में है हम लोग का स्टेट एंड रेवेन्यू कलेक्शन मैकेनिज्म। तो हम लोग का यहाँ पे अभी तक हम लोग का जैसे सिस्टम है, अकॉर्डिंगली वो चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। फिर भी हम लोग का तरफ से, हम लोग का डिपार्टमेंट का तरफ से बहुत ट्राई करते हैं कि हम ये इसको सिस्टमाइज करें। रिगार्डिंग दिस नंबर 1 स्ट्रिक्ट रॉयल्टी एनफोर्समेंट। जो रॉयल्टी एनफोर्समेंट के लिए हम लोग को, जैसे कि और जो यूज़र एजेंसीज है, जो यूज़र माइनर मिनरल यूज़र है, उन लोग सबसे पहले माइनिंग परमिट लेना सबसे ज़रूरी है। माइनिंग परमिट लेना है, विद दैट अलॉन्ग विद दैट माइनिंग परमिट का साथ में आपको ट्रांसपोर्टेशन चालान इशू किया जाएगा, ताकि हम लोग जितना वो अकाउंटेबल हो सके कि माइनर मिनरल कितना जा रहा है, एक क्वारी से कितना जा रहा है, कितना हम लोग का एक्सट्रैक्शन हो रहा है उसके लिए। तो उसके बाद इसलिए हर किसी को, जो भी माइनर मिनरल यूज़र है, वो लोग डिपार्टमेंट से, कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट से आप लोग
परमिट और ट्रेजरी परमिट और ट्रांसपोर्टेशन चालान जरूर लेना है। डिजिटल सिस्टम का पेमेंट सिस्टम, तो इसमें तो हम लोग का जैसे कि रॉयल्टी जो भी डिपॉजिट करता है अभी 2025 जनवरी से हम लोग का ये इम्प्लीमेंट हो गया कि हम लोग एवरी रॉयल्टी शुड बी डिपॉजिट थ्रू ई-ग्रास, जो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम है। तो अकॉर्डिंगली जो जितना हम लोग का डिपार्टमेंट है वो लोग तो कर रहा है, लेकिन जो हम लोग का प्राइवेट यूज़र है तो वो लोग ये चीज़ को अभी तक वो लोग मतलब ये इम्प्लीमेंट नहीं किया। कोई तो अभी तक वो क्या चीज़ है उसको भी मालूम नहीं है। तो रिगार्डिंग दिस हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि ये जो बहुत इजी प्रोसेस है, आपको ट्रेजरी ऑफिस में दौड़ना नहीं पड़ेगा, ये में फिर बैंक में जाना जरूरी नहीं है। आप अपना बैठे आप ये जो ई-ग्रास में आपका अपना जितना रॉयल्टी पेमेंट करना है, जितना क्वांटिटी आपको जरूरी उतना का रॉयल्टी पेमेंट करके आप मेरा ऑफिस में ई चालान जो उसको लेके आना है और उसके बाद में आप परमिट और ट्रांसपोर्टेशन लेना है। और एक है पैनल मेजर, तो हम लोग को इसमें जो माइनर मिनरल यूजर्स हैं जिसका पास में माइनिंग परमिट नहीं है, जिसका पास में ट्रांसपोर्टेशन चालान नहीं है, तो ड्यूरिंग हम लोग का चेक पॉइंट्स में जिसका पास में ये चीज़ को नहीं मिलेगा तो हम लोग उसको इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टर में माना जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोग का हैवी फाइन उसमें इम्पोज कर सकते हैं। तो ये इसमें इस पर हम लोग का गाइडलाइंस का मुताबिक 2020 का मुताबिक जो हम लोग का चेक गेट में जो हम लोग को माइनिंग परमिट विथ ट्रांसपोर्टेशन चालान जो हम लोग को नहीं दिखा पाएगा तो उसको इलीगल ट्रांसपोर्टर में हम लोग उसको ये एग्जाम करेगा और हैवी फाइन लगेगा। उसमें हम लोग का ये है कि मार्केट रेट जो होता है उससे 5 टाइम्स हम लोग उसको हम लोग पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में है आइडेंटिफाइड मिनरल रिसोर्सेज। तो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा पोटेंशियलिटी है हम लोग का माइनर मिनरल में, और हम लोग वहाँ से इनका रेवेन्यू जनरेट करने का हम लोग का बहुत सारा वो है। इसलिए हम लोग का ये जो सबसे पहले हम लोग को डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद ही हम लोग नया क्वेरी आइडेंटिफाई कर सकता है, उसको हम लोग नोटिफाई कर सकता है। रिगार्डिंग दिस हम थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि हम लोग का जो क्वेरी ओनर होता है उन लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम लोग का डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी मानिए तो गवर्नमेंट अगर उसको नोटिफाई कर देता है तो वो लोग सोचता है कि हम लोग उन लोग का वो जो क्वेरी है वो चीज़ को ये डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट उसको ओवरटेक करेगा, ऐसे सोचता है। ऐसे नहीं है, जो आप लोग का अपना जो वो तो वही रहेगा, लेकिन हम लोग का डिपार्टमेंट गवर्नमेंट में एक रहेगा कि वो जगह जो फिजिकल है एक्सट्रैक्शन करने के लिए वो क्या हम लोग को नोटिफाइड क्वेरी ज़रूरी है। तो ये चीज़ जिसका पास में भी मतलब वो है क्वेरी है वो लोग काइंडली हम लोग को अपना इंफॉर्मेशन देके रखे ताकि वहाँ में जो मिनरल अवेलेबल है अकॉर्डिंगली हम लोग वही चीज़ को हम लोग आप लोग को नोटिफाई करके दे देगा, तो आप लोग के लिए ही ज़्यादातर फायदा होगा। इसलिए आप लोग जितना क्वेरी ओनर्स है ये हम लोग को डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट जब हम लोग तैयार करते हैं तो आप लोग काइंडली आप लोग का जो भी जितना ये में है आप लोग क्वेरी है उसको हम लोग काइंडली हम लोग का डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दे देने से ठीक है। और कम्युनिटी बेस्ड क्वेरी, तो अभी कम्युनिटी बेस्ड क्वेरी में क्या है कि हम लोग का नोटिफाइड क्वेरी अभी तक डिस्ट्रिक्ट में ओनली हम लोग का 5 है। तो जितना मतलब ये डिपार्टमेंट कभी गलती से हुआ तो और आप लोग अपना गलती ये है कि मीटर कहाँ से लिया, डिपार्टमेंट को चेक नहीं कराया और अपना मीटर को ख्याल नहीं किया कितना चल रहा है नहीं चल रहा है, उसमें भी गलतियाँ हुआ है। इसका वजह से ये ऐसे हुआ है। अभी मैं आप लोग को बताएगा, आप लोग इसमें ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक सिक्कू कॉलोनी में एक ट्रांसफार्मर रखा हो, आया तो 250 का था, खराब हो गया था। मैं सिक्कू में बैठता हूँ, ऑनरेबल को बोल के यहाँ डायरेक्ट 400 का ट्रांसफार्मर का लगा दिया। एस पर आपका लोड सेंसर, आप लोग जो घर में लाइट लगाता है ना, लगाने जाता है तो एक फॉर्म देता है लोड सेंसर फॉर्म। लोड सेंसर फॉर्म में आप अपना लोड सेंसर
किलोवाट गारंटी का साथ पहले तो रूम को पूरा सेंधा करके बीच में बाल लटका के दोनों रूम के लिए यूज करता था। अभी तो ऐसे नहीं है, लाइट को एसेंशियल के लिए आप यूज नहीं कर रहा है, आप स्टाइलिश के लिए यूज कर रहा है। रूम में इतना बाथरूम हर जगह में रात को सोने जा रहा, फिर भी आप देखिए एक बार हर जगह में उजाला है। तो इसलिए ये मीटर आने का बाद में हम लोग पता चल जाएगा, आपको इंडिकेशन देगा, मैसेज आएगा, तो आप देख अरे ये जो यूज नहीं है, बाथरूम जा रहा है ऑन करो, अंदर जाओ, फिर निकल रहा है ऑफ करो, डिसिप्लिन में आ जाएगा। ये दिस इज रिफॉर्म सेक्टर है, हम लोग इसको मानना होगा। और शिपू कॉलोनी में बताना कंप्लीट नहीं किया, शिपू कॉलोनी में एग्जाम्पल बता रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट। शिपू कॉलोनी में 400 kVA का ट्रांसफॉर्मर, 400 kVA मीन्स 320 किलोवाट, 320 किलोवाट। शिपू कॉलोनी में लोड सेंक्शन का हिसाब से 108 किलोवाट है। शिपू कॉलोनी अभी यहाँ में होगा, हम भी शिपू कॉलोनी में ये रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर भी बैठा है शिपू कॉलोनी का। शिपू कॉलोनी में रोड सेंक्शन का हिसाब से 108 किलोवाट है, लेकिन हम 320 किलोवाट को शाम को चार्ज करता तो ओवरलोड हो रहा है। उसका मतलब तो 200 एबव किलोवाट तो चोरी में जा रहा है ना। इसको बोलता है ये रिडक्शन लॉसेस, इसको बोलता है लॉसेस। अभी ये आरडीएसएस स्कीम हम लोग का रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर बोल के स्कीम है। ये स्कीम में ये मीटरिंग भी है। इसका मेन पर्पज है कि टू लॉस रिडक्शन, टू रिड्यूस लॉसेस। लॉसेस किसको बोलता है? हम लोग का अरुणाचल में रेवेन्यू कहाँ से आता है? अभी जो जीएसटी लागू इससे थोड़ा आता है। पावर डिपार्टमेंट में अभी ये आलो में ये महीना में 20,08,700 एनर्जी हमने बिक्री किया, आप लोगों को दिया, लेकिन एनर्जी बिल हुआ, बिलिंग बनाया, आप लोग का बिलिंग बनाया 8 lakhs ओनली। आप सोच के देखिए 88% लॉसेस। हम 20 लाख एनर्जी आपको दिया, बिक्री की आप लोग को दिया, और हम लोग को आप लोग वापस दिया है, उसका कैलकुलेट किया तो हम लोग 8 lakhs का ओनली 12 लाख लॉसेस में जा रहा है। 12 लाख लॉसेस को हम लोग इसमें हमारा कुछ लाइन 11 kV लाइन 80 लाइन बेटू खराबे होंगे, दिस इज कॉल्ड टेक्निकल लॉसेस। टेक्निकल लॉसेस कुछ होता होगा बोल के 8% माइनस करके भी आपका डायरेक्ट पूरा 10 lakhs तो पूरा किलोवाट तो लॉसेस। वो लॉसेस कहाँ में जा रहा है? घर में आप 70 किलोवाट यूज कर रहा है, आप हम लोग को पैसा दे रहा है 3 किलोवाट ओनली। अपना घर में जाके आप चेक करके देखिए, आपका लोन सेक्शन पेपर में 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट ही, उससे ज्यादा नहीं। वेरे शिपू कॉलोनी में किसी का घर में भी वो 15 किलोवाट से लोड किसी का घर में करना है, एक मोटर ही महीना भर में 3 किलोवाट ले लेगा। तो इसलिए ये डिफरेंस हुआ। ये अभी अचानक से बिल ज्यादा आने का मतलब ये है कि हम लोग का गलती है, डिपार्टमेंट का गलती है, तो डिपार्टमेंट का भी हम लोग मान रहा है। इसलिए जो बिलिंग में गंडगोल हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसको डिपार्टमेंट हम लोग कैसे भी करके वेव ऑफ करेगा, लेकिन उसके बाद से वो मीटर डालने का बाद में 1 रुपया भी जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आप इतना डिसिप्लिन हो जाओगे कि कभी जहाँ तहाँ लोड ऐसे करने से शिपू कॉलोनी में 400 kVA का जरूरी नहीं पड़ेगा, उधर 250 kVA ही सफिशिएंट है। ये इसको बोलता है जैसे कि रेवेन्यू लीकेज। ये भी एनर्जी लीकेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेवेन्यू लीकेज है। हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ पावर जितना हम लोग वहाँ से पावर मिलता है, अरुणाचल से सप्लाई करता है, वेस्ट टाइम में हम लोग अरुणाचल गवर्नमेंट को हम लोग 1200 करोड़ देना चाहिए एज पर एनर्जी
लोग 400 करोड़ 2 करोड़ भी नहीं देता है, और अरुणाचल में ही 400 करोड़ सिर्फ देता है। और अरुणाचल में बिक्री किया और हम लोग का 20 करोड़ देना चाहिए होता है, लेकिन आप 400 करोड़ सिर्फ दे पाते। ये सिर्फ बिकॉज ऑफ लॉसेस होते हैं। हम लोग जो पहले कुछ 2-3 साल पहले ऐसे फीलिंग होता था। अब आप लोग तो मालूम नहीं है डिपार्टमेंट को पावर का बारे में, इतने एजुकेटेड नहीं किया डिपार्टमेंट का भी ये है वीकनेस है, आप लोग को एजुकेट नहीं किया। हम लोग अभी एक रिफॉर्म लाया है गवर्नमेंट ने, ये रिफॉर्म को हम लोग एक्सेप्ट करना होगा। हम लोग ये दिस इनिशिएटिव शुड बी कलेक्टिवली, हम लोग इसको अंजाम देना होगा। कोई भी गुड सिटीजन, हम लोग ये रिफॉर्म को हम एक्सेप्ट करना होगा। मीटर को हम बता दिया है, आपका घर में 100 वाट का बल्ब जो है 1 घंटा में 1 रुपया सिर्फ निकालेगा, वो आपको प्रूव करके देखा। लेकिन पहले वाला में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो कंप्यूटराइज नहीं है। वो अच्छा कंपनी को से कम निकालेगा, ज्यादा निकालेगा, बहुत कुछ होता है। अभी ऐसे नहीं होगा, और इसके लिए हम लोग हर जगह में अवेयरनेस नहीं कर सकता है। इसलिए डिप्टी कमिश्नर को भी थैंक्स दे रहा हूँ मैं। आज थोड़ा इसको आप लोग को बताने का मौका मिला। अभी हम एग्जाम्पल बता दिया है, शिपू कॉलोनी को एग्जाम्पल लेके बोला हूँ। बार बार लाइट आता है जाता है, ये मेरा आदो एक्स मिनिस्टर आदो साहब भी हमको बोलते रहता है, लाइट आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ पावर में एक ट्रांसमिशन है 1,32,000 किलो वोल्ट, एक दापोर जो जीरो होके दापोर से आता है, ये गोश विषय 132 के, उसका यही अलग है, यही अलग है, यूपी वाला सब अलग है। वहां से ट्रांसफॉर्मर से थोड़ा एजुकेट आप लोग जानना जरूरी है। वहां से 33 की 132 केवी को 33 केवी बना के हम लोग आलो ये स्विच में लेके आता है। 33 केवी को ये 5 MVA का 2 ट्रांसफॉर्मर इसमें घुसाता है। घुसा के यहाँ से 33 केवी को यहाँ से घुसाने से 11 केवी निकालता है। तो 11 केवी निकाल के वो PLN फीडर, बेन कोम्बी फीडर, कप्पा फीडर, मेमोलैंड फीडर, कोम्बो फीडर, दिल्ली फीडर, ऐसे करके अपर खोलनी। तो हम बोला है ये लोग को हमको 20 मिनट टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं बोलेगा बोला है। डीसी बोला है हमको होगा बोला है, क्योंकि हम थोड़ा ज्यादा बोलेगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे करके 11 केवी निकालता है। 11 केवी लाइन लो आप लोग ट्रांसफॉर्मर बांधता है, ट्रांसफॉर्मर बांधने से वहां से LT निकालता है, तो लाइन निकालता है। इसलिए अभी आप लोग से रिक्वेस्ट है, इसके बारे में कुछ भी कंफ्यूजन है हमको पूछना है। जो बिल ज्यादा निकाला है वो पहले का ऐसे कचरा गंदगी का वजह से हुआ है। ये मीटर से कभी भी ऐसे नहीं होगा। ये मीटर 100% टेस्टेड है, कंपनी गारंटी है, गवर्नमेंट गारंटी है। दिस इज ए फ्लेक्सिबल स्कीम। एक रिफॉर्म भी है, रिफॉर्म लाने के लिए कोशिश कर रहा है। हम लोग इसको साथ देना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में साथ दे रहा है, हर जगह में साथ दे रहा है। अभी हम लोग इसको साथ देना होगा। ये बोल के इसमें हमको ज़्यादा नहीं बोलना है बोला है। तो इसमें इसका बारे में हम लोग भी वर्कशॉप भी करेंगे, और मैं सोशल मीडिया में भी आऊँगा। तो ऐसे करके आप लोग को फिर बताएगा। इतना है कि ये मीटर जो है जिसको बिल ज़्यादा नहीं निकालना ही सोचता है, ये उल्टा कब निकालेगा पैसे, ये गारंटी का साथ कब निकालेगा। मेरा उधर डाला है, आप लोग सब देखिए आएंगे, आके देखिए। मेरा उधर 12,000 to 17,000 आता था मंथली, 12,000 to 17,000। अभी आ रहा है 8,000, ऑलमोस्ट हाफ आ, मैंने वो पूरा सरकार माना वो कर रहा है ना, इसके वजह से भी हो सकता है और एक्यूरेसी बिलिंग होगा। तो इसलिए इसमें कॉन्फ्यूज नहीं होना है आप लोग। उसमें मीटर में पैसा ज़्यादा लेकर के बिल्कुल भी नहीं सोचना है। I extend and I request my request to my valued consumers. Let us
let us support this initiative collectively for the betterment of our society. टैक्स का प्रिविलेज न हो। जो भी गवर्नमेंट में जो टैक्स आना चाहिए वो आना चाहिए, उसको आप अपना सबऑर्डिनेट ऑफिसर लोग से एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दीजिए, क्योंकि आप डीसी का बॉस है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। हमारा कैबिनेट डिसीजन और एक डिसीजन लिया है कि पहले जमाना में डीसी को पूछे बिना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसी और वर्क्स डिपार्टमेंट लोग हमेशा जाता था, तो उसको कैसा कंट्रोल करना है उसको भी हम एक पेट्रा लगा दिया है, कानूनी तौर पे कैसा रोकथाम करें उसको भी हम लगा दिया है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर है द पावर, हैज ऑथोरिटी नाउ टू प्लेस यू अंडर सस्पेंशन। तो आप डिप्टी कमिश्नर को ऐसा मत सोचिए अभी दे आर डिप्टी कमिश्नर इज मोर पावरफुल नाउ, आपको रिकमेंड कर सकता है सस्पेंशन के लिए, डिसिप्लिनरी इंक्वायरी कर सकता है। पहले समय में ऐसा नहीं होता था कि डीसी का अंदर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं रहता है, एसी नहीं रहता था, मन मर्जी करता था। अभी डीसी इज नॉट द अपॉइंटिंग अथॉरिटी बट he has been made authority to place you under suspension. Be careful from today onwards. You should know about the existence of this law. So I am telling you. Some of officers may not know about the existence of this law. So I am telling. So be careful and be dutiful. Otherwise, DC can do whatever he feels like. और मैं यही कहूँगा कि हमारा नुनम सिंह ही दोनों हफ्ते आन गादम सिंह वाले वही गालों में थे, कारण ये इम्पोर्टेंट हो। वो लोग रिसेंटली जीरो कैबिनेट मीटिंग हो, वो लोग प्रॉपर्टी टैक्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ईटानगर आईएमसी, ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड पासीघाट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लोग उन प्रॉपर्टी टैक्स लागू दो बोले डिसीजन लागबा, और वो लोग इधर property tax and like commercial tax, residence tax, naru yo do itanor golkela la pasgat benlae ija unu hopsin ija IMC municipal corporation hoga suru koyo alo hoke dun gadasin ye alo ho ode ka do dukan ka do property tax jil pe nanun bi tela ready to la karon ko je deputy commissioner ya kam nahi ka unu ga tax कलेक्शन से गवर्नमेंट ग्रांट करता है, टैक्स कलेक्शन कुमायम तो गवर्नमेंट यो ग्रांट होगा। अब इनमें इजा बोले यहाँ का कुपायला दोना ऐसे लैंड टैक्स एंड जिप लगे बिल्डिंग आते बाहर तो कहाँ मातो काला मातो बोल गाते सिन ओके स्टोरेज लोग टैक्स आधे का देंगे। अब इनमें अब दुनिया में कितना का अब इला दो बोलो यहाँ का गवर्नमेंट क्वार्टर का तो एनफोर्समेंट ये मुझे मम्मा पक्का बोला काई अब वो या आके वो दो बोलो आई नो मुझे सीधे से बेंदु मुनुगा आलो ही एनफोर्समेंट तो मेरे भी काकू आई ला इरो के एक बार इधर इरा बोला जो का मुझे बच का क्योंकि जितना बचा है उसको हम लोग रोक के रखना। अब इला वो आई एम गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, डोंट लेट अप एनी एनफोर्सर्स, kindly deal with iron hand to the enforcers. Enforcer, especially I have been state officer, the ADC madam, to deal with any enforcement problem strictly. Don't allow them to enforce any government establishment or land, because deputy commissioner is the appellate authority. He cannot do for prevention of enforcement. It is the state officer, ADC state officer, who can prevent it from enforcement. I mean, ako na important yun na mempa nisa. Is the next program in ata lagay. I mean, I don't want to make much time, but doon na may dupa yan ang science pala. I mean, ngok government ka decision na doon na medyo na may dorkar do. Egulo ka former land management ka joint director ngok asirang ni Carso Hindu. I mean, Mercy retired of public value. Most standing council director land management almost 15 years ago. All Indian land laws,
아지고 멤버지 떨고있단다. Leko any allotment of government property, government land, government इन्हें allotment जिनाम लगा मूल का 33 years का ही लीज देता है. तो अभी हम लोग रिसेंटली जीरो में एक कैबिनेट डिसीजन ले लिया कि हम लैंड को 50 साल तक हम अलॉटमेंट देगा. 50 years के लोग अलॉटमेंट दिए. अगर फार्दर मोनू रिन्यू करेगा 49 years के लिए. मीनिंग देयर बाय मोनू लैंड अलॉटमेंट 99 years का हम परमिशन दे दिया गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ये बराबर हैंडल लगा क्योंकि ये सिर्फ हैंडल दौड़कर अभी प्राइम फॉर्मर मिनिस्टर आए ये इसको हेम्बा पे तो समय ये बनूँ से वो बेम पाने लगा. इधर बोलो 99 years these बोलो प्रोग्राम बोलो लड़तू लंबा that means 100 years को follow पोते ये गाता का नाम राइट था. अभी ला एक साल को कंप्लीट होगा बोलो 99 years में लड़तू लंबा. अभी you know आप लोग पढ़ते हैं आज को अपन प्रोग्राम लगा रहा है. इनमें से वो आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मौका को रिक्वेस्ट है मौका दो मौका रिक्वेस्ट हिस्सा आलो स्पेशली नॉट ओनली इन आलो इन एंटायर अरुणाचल प्रदेश RTI activists are blackmailing all officials. उसको मैं यही कहूँगा कि don't succumb to their pressures and don't apply appeasement policy to the RTI activists. इसीलिए मैं यही कहूँगा कि जो भी काम करता है ऑन रिकॉर्ड्स क्लियर होना है और जो भी पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट का जो सैंक्शन है जो प्रोजेक्ट आता है उसको एटलीस्ट कोशिश ये करना है कि एज पर स्पेसिफिकेशन काम करे और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना करें. क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके और स्पेसिफिकेशन से नहीं करके कोई भी ऑप्शन RTI में सकम होने से that I will not allow that options because वो मौका appeasement करने का appeasement करके ये करके that invite further litigations. So don't apply appeasement policy. Deal with strong hand. जो भी मांगता है उसको दीजिए. मैं इस on this issue I would like to tell the all officers, PIOs and APIOs that regarding seeking of information by the RTI activists. जो RTI activists जो है there is a judgment क्योंकि आप ईटानगर से बोलेक से या लिकावाले से आके you cannot seek information because public information जो RTI right to information should be based on your public interest. लेकिन जो आप से सपोज यहाँ में आलो का जो तत्काल आलो इसका लेके वह ताकि आलो इसका भी यहाँ आप if it is in rural area you cannot seek information. तो उसको डिनाई कर सकता है वो बोल सी दिया. तो इसीलिए अननेसेसरी लिटिगेशंस RTI फाइल के रोल के उसको अंडरलून मत दियो. यू स्क्रूटिनी उसका बाद अगर आप रिलेबल ये जरूर है सोचने से दीजिए. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क मी आई विल टेल यू हाउ टू रिप्लाई इट एंड हाउ टू काउंटर इट. तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि RTI को भी जो भी जब भी RTI फाइल करता है तो ऑप्शन उसको यू बिहेव इट लाइक एन FIR. FIR फाइल क्या जैसे आप लोग बिहेव करते हैं. यू आर अफ्रेड ऑफ RTI. व्हाई यू शुड अफ्रेड ऑफ द RTI एक्टिविटी. तो आप लोग जो है उसको आप लोग चिंता करने का नहीं है. आफ्टर राइट को आप लोग अप्लाई कीजिए. जो कंसर्न्स माइन है जो लो बोले आप लोग उसको डील कीजिए. और मैं अंत में यही कहूँगा आई हैव टेकन मच टाइम सो सॉरी हाउएवर इट इज नेसेसरी सो आई एम टेलिंग यू. तो मैं ऑर्गेनाइजर को वंस अगेन थैंक यू कहूँगा कि हमको आज याद किया है और डिप्टी कमिश्नर एंड हिज टीम को मैं आई एक्सप्रेस माय बेस्ट विशेस एंड होप
your joining will certainly boost, has already boosted the public wisdom, and मैं सोचता हूँ कि आप अच्छा काम करेंगे और करके दिखाएंगे. With a few words, I conclude my speech. Thank you. Good afternoon to all. Now, since our minister has left the venue, I'll start with our DC sir. Most respected Deputy Commissioner, West Siang District, Alo, ZPC West Siang District, former MLA, ZPM, admin officer, heads of department, GPC, GPM, members from the business community, including their president and secretary, and all the officials present here. I would like to take this moment to express heartfelt gratitude for your participation in making this past GST coordination meeting at Aro a success one. Firstly, to the minister, honorable minister, though he is already left, but would like to thank him for his valuable advice, suggestion, and also sparing his time with us. Then to our learned Deputy Commissioner, sir, for his initiative and very innovative concept of this GST coordination meeting in our district, and the team of district administration for all your support in organizing this coordination meeting. Then all the speakers and the resource person like to express our gratitude for sharing your expertise and your knowledge to us. Your deliberation has been truly engaging, thought-provoking, and very informative. And I would like to express our gratitude to all the participations, esteemed guests, including the ZPC, ZPM, former MLA, HODs, GPC, member from the business community, and all others, HODs and official presence here. Thank you for your participation and making this event a success one. Lastly, in conclusion, today's program has been successful because of all your participation and the collective efforts to participate and listen to the deliberation that has taken place during today's past GST coordination. Hope that the knowledge and the information that had been shared in today's event are fruitfully implemented in our daily day-to-day life activities, because in common understanding, the good and service tax GST, so basically ultimately it comes down to our honesty and sincerity. आज जितना भी रिसोर्स पर्सन ने हमारा मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर, हमारा लर्नर डीसी सर और रिसोर्स पर्सन ने हम लोग को सिखाया, it has no meaning if we don't implement, and ultimately it comes to our honesty and sincerity, whether be it registration or whether be it the filing of our GST, income tax, etc. So once again, I thank you all for coming to today's coordination meeting on GST and wish you all a great day ahead. Thank you.